नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी गंदी सी, खराब सी एक कहावत है, लेकिन मैं सुना देता हूं। तो कहते हैं, गरीब की लुगाई सबकी भौजाई। जो गरीब आदमी होता है उसकी कहीं चलती नहीं है, उस पे सब कमजोर आदमी की चलती नहीं है, ताकतवर आदमी उस पर काबिज होता है। अपना ट्रम्प साहब भी यही कर रहे हैं। आप सुबह उठते हैं, कुछ लोग अखबार पढ़ते हैं, कुछ चाय पीते हैं। हमारे ट्रम्प साहब जब उठते हैं तो सोचते हैं कि मोदी जी को आज मैं कैसे परेशान करूं, और रोज नए नए शगुफे निकालते हैं। अब बात कर रहे हैं कि भारत पे 500% टैक्स की। इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी है कि रूस से तेल के चक्कर में 500% टैक्स। रूस के तेल का माल कमाया मुकेश अंबानी ने, टैक्स भरेंगे मैं और आप। अभय दुबे जी से मैंने पूछा कि भैया, उधर रूस, इधर अमेरिका, इधर ट्रंप, और बीच में हम जैसे छोटे यूट्यूबर जिनके पीछे सरकार डंडा लेके पड़ी हुई है। यहाँ यहाँ कोर्ट से कह के यूट्यूब वीडियो हटवा दो, यहाँ ये हटा दो, यूट्यूब को लिख दो 4 PM के खिलाफ। हमने कहा ट्रंप डंडा करते हैं मोदी जी को, मोदी जी डंडा करते हैं हमको। खैर, आप साथ हैं तो ये लड़ाई भी जीतेंगे हम। अभय दुबे जी से मैंने पूछा कि ममता बनर्जी ने आज जो तेवर दिखाए, क्या विपक्ष को वो तेवर दिखाना जरूरी हो गया है? क्योंकि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जिस तरह सत्ता के हथियार बन गए हैं, तो विपक्ष को ये करना पड़ेगा कि चुनाव से पहले 6 महीने पहले अगर इस तरह की गुंडागर्दी करोगे, तो जो ममता बनर्जी ने किया वो विपक्ष को करना पड़ेगा। मैं नहीं जानता ये संविधान सम्मत है या नहीं, लेकिन करें क्या, मजबूरी है। इस तरह ईडी का दुरुपयोग, ममता बनर्जी एक बहादुर शेरनी की तरह सामने आई, पूरे देश में उनकी सराहना हो रही है। बहुत रोचक बातचीत है अभय दुबे जी से। मैं सीधे लेके चलता हूँ आपको उनके पास। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक नया चैनल 4 PM पॉडकास्ट, इसका लोगो आप देख रहे हैं, नीचे लिंक भी है, इसको सब्सक्राइब करिएगा। बहुत रोचक पॉडकास्ट जल्दी ही आपके सामने आने वाले हैं। ये नए चैनल को जैसे आप लोग पहले प्यार करते हैं, इस चैनल को भी प्यार करिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है आपका अभय दुबे जी। मैं ये कह नहीं सकता कि ये कदम बिल्कुल ठीक है, कानून सम्मत है, लेकिन ममता बनर्जी ने जो किया उसके अलावा मुझे लगता है लोकतंत्र में कोई चारा बचा भी नहीं था। जब जब चुनाव होंगे आप ईडी को भेजेंगे, जो विपक्ष का आदमी लड़ रहा है उसके परिवार के, उसके दोस्तों के, उसके जो व्यवसाय में शामिल है, सबके यहाँ छापे पड़वाएंगे। और ईडी का जो रेट है वो 1% भी नहीं है, आधा परसेंट रेट है। जो आधा परसेंट जगह पे जितने के दर्शी है, आधा परसेंट पे सजा हो पाई है। लेकिन विपक्ष के पूरे ताने वाने को ध्वस्त करने का प्लान है। ये हर राज्य में किया जा रहा है। बड़ा मैं कभी कभी सोचता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहना चाहिए कि आपको ईडी की कार्रवाई चुनाव के 6 महीने पहले रोकनी होगी। जब इस तरह ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, इलेक्शन इंटरनल इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये धारणा बनानी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट को ही बनानी पड़ेगी कि सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी कम से कम 5 महीने 6 महीने पहले इस तरह की कार्रवाई इस राज्य में रोकें। खास तौर से विपक्ष के नेताओं के यहाँ रोकें, क्योंकि ये बड़ी खराब पद्धति और मेरे ख्याल से बड़ी खौफनाक, खतरनाक परंपरा देश में बनती जा रही है, इस तरह संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करने की। यही ममता बनर्जी क्या हुआ, बंगाल में उस व्यक्ति के यहाँ पहुंच गई ईडी, जिसको बताया जाता है कि वो तृणमूल कांग्रेस का सब कैंपेन संभाल रहा था। लेकिन ममता बनर्जी ने जो किया वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। ममता बनर्जी मुझे अच्छी इसलिए भी लगती हैं क्योंकि वो 5 जनवरी को पैदा हुई थी, जिस दिन मैं पैदा हुआ था। और मुझे लगता है कि 5 जनवरी को जो पैदा हुए अभय जी, गुरु गोविंद सिंह 5 जनवरी को पैदा हुए, दीपिका पादुकोण 5 जनवरी को पैदा हुई, कल्याण सिंह 5 जनवरी को पैदा हुए, ममता बनर्जी मैंने बताई दिया 5 जनवरी को पैदा हुई। थोड़ा बागी तेवर रखते हैं, मतलब जो लोग पैदा हुए, तो ममता बनर्जी भी उसी तेवरों की है। मैं खुद भी थोड़ा ऐसे हुई बागी तेवर टाइप का। ममता बनर्जी ने जो किया वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। वो सीधे पहुंच गई, वहां जो फाइल रखी थी उठाई, बोले ऐसे थोड़ी ना चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह पे आरोप लगाया कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ ये कर रहे हैं। बहुत खराब शब्द है अमित शाह के लिए बोले, मैं यहाँ नहीं बोलना चाहता, संसदीय शब्द है, नहीं है वो। लेकिन अब चारा बचा क्या था? अब भारतीय जनता पार्टी क्या अब विपक्ष को मजबूर कर रही है कि इसी तरह वो चुनाव से पहले, जहां विपक्ष की सरकारें बची कितनी है, कि घुसने ना दे ईडी को। और ना ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का ऐसा दुरुपयोग, लोकतंत्र तो बिल्कुल कहीं धज्जियां उड़ गई हैं। और ज्ञानेश कुमार से तो उम्मीद करना बेकार है, इतना नाकारा, इतना नपुंसक चुनाव आयोग मैंने कभी देखा नहीं। क्या लगता है आपको कि क्या स्थिति ममता बनर्जी ने ठीक किया, गलत किया, और फिर क्या अब आगे ऐसे ही टकराव देखने को मिलेगा? देखिए, अभी ये समय नहीं है ये तय करने का कि ममता बनर्जी ने ठीक किया, गलत किया, भाजपा ने ठीक किया, गलत किया। हम सब लोग जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका क्या होता है। और हम ये भी जानते हैं कि ममता बनर्जी को, भाजपा को उसी की शैली में जवाब देना आता है।
जो वो दे रही हैं। यहाँ पे जो मैंने अपने बंगाल के कुछ पत्रकार मित्रों से इस घटनाक्रम के ऊपर चर्चा की, तो उनसे बातचीत करके मेरे दिमाग में जो परिप्रेक्ष्य आया वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मेरे ख्याल से वो आपको भी दिलचस्प लगेगा। देखिए, जो आईपैक संस्था है, जो ममता बनर्जी की रणनीति देख रही है, ये रणनीति उसने पिछले लोकसभा चुनाव में भी इसी ने रणनीति बनाई थी और उससे पहले विधानसभा चुनाव में भी इसी ने रणनीति बनाई थी। ये संस्था प्रशांत किशोर ने स्थापित की थी, प्रशांत किशोर की स्थापित की हुई संस्था है। अब वो चूंकि उससे अलग हो गए हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये संस्था अलग से एक नए नीरज जैन नाम के एक नए संचालक के नेतृत्व में काम कर रही है, जो मेरे ख्याल से प्रशांत किशोर से ही जुड़े हुए होंगे, लेकिन प्रशांत किशोर व्यक्तिगत रूप से संस्था से अलग है। 2020 में आईपैक के खिलाफ ईडी ने एक केस दर्ज किया था, 5 साल पहले। वो केस था कि 20 करोड़ 10-12 करोड़ के का वहां पे कुछ वो हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, मतलब 10-12 करोड़ की। अच्छा, 5 साल से सीबीआई ने केस दर्ज किया था, 5 साल से ईडी और सीबीआई उस केस के ऊपर बैठी हुई थी। फिर अचानक उनको चुनाव से ठीक पहले उसके सबूत मिल गए और वो छापा मारने के लिए पहुंच गई वहां पे। ये बात ही, घटना ही इस बात की प्रमाण है कि ये सारे के सारे ईडी की कार्रवाइयां और छापे जो होते हैं, उसका बुनियादी चरित्र राजनीतिक है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक सुविधा के मुताबिक तय किया जाता है कि उन्हें कब छापा मारना है, कब केस शुरू करना है, कब केस को ठंडे बस्ते में डाल देना है, कब केस को भूल जाना और कब केस को याद कर लेना। ये तो बिल्कुल इसी बात से बिल्कुल एकदम साफ हो गई है मतलब बात। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस पर चर्चा करने से भी कोई फायदा नहीं है। अब प्रश्न इस बात का है, ममता बनर्जी अभी सड़क पर खड़ी हो गई, उनके हाथ में एक नीली फाइल थी, दोनों हाथों में माइक पकड़े हुई थी। सोचिए, दोनों हाथों में माइक पकड़ी हुई थी और एक हाथ में तो माइक के साथ साथ अपने नीले रंग का मोबाइल भी पकड़े हुई थी, यानी दो नीचे की 2 उंगलियों से वो और अंगूठे से पकड़ी हुई थी मोबाइल, और ऊपर की 2 उंगलियों में फंसा हुआ था माइक उनके, और एक हाथ में माइक, और दोनों माइक पे एक साथ बोल रही थी, जैसे दोनों हाथों में उनके पिस्तौलें हों। आप उस सीन को देखिए, जैसे पिस्तौलें हैं और उन पिस्तौलों से वो भारतीय जनता पार्टी की ओर फायर कर रही हैं लगातार। मतलब ये स्थिति थी ममता बनर्जी की। तो अब ममता बनर्जी कल एक 10 किलोमीटर लंबा जुलूस निकालेंगी वहां। अच्छा, पूरी तरीके से इस मौके को वो अपने पक्ष में मोड़ने की पूरी कोशिश करेंगी और इस काम में उनको महारत हासिल है। उनके पास साधन भी है, उनके पास बुद्धि भी है, उनके पास लड़ने का मादा भी है, जुझारूपन भी है, वो इसको अपने पक्ष में कर लेंगे। भाजपा सोच रही थी ममता बनर्जी को उसने विचलित कर दिया है, परेशान कर दिया है, लेकिन इस घटना के बाद से ममता बनर्जी के खिलाफ भाजपा ने जो भी पहले इसके पेशबंदी की थी, वो पेशबंदी पृष्ठभूमि में चली गई है। पहले पेशबंदी क्या की थी भाजपा ने? उसने हुमायूं कबीर के जरिए वहां पे बाबरी मस्जिद की नींव रखवाई थी और मुसलमान वोट को विभाजित करने के लिए जो 27% से लेकर 30% के बीच कुछ है वहां पर, मतलब उतने वोट तो ममता बनर्जी के पर्स में पड़े ही रहते हैं। बाकी वहां शुरुआती ममता बनर्जी 27% से ज्यादा आगे करती है। तो ऐसी हालत में स्थिति यह है कि वो जो पूरा उन्होंने, भाजपा ने हुमायूं कबीर के जरिए जो प्रपंच रचा था, वो पूरा प्रपंच खामोश हो गया है और पृष्ठभूमि में चला गया। अब उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। सब लोग ईडी की रेड की चर्चा कर रहे हैं और ममता बनर्जी उसमें सड़कें भर देंगी। तृणमूल कांग्रेस के लोग सड़कों पर निकल आएंगे, वो सड़कें भर देंगे। तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति अपनाई है, हो सकता है कि इस रणनीति से भाजपा को ही नुकसान हो। ममता बनर्जी तो दरअसल इस रणनीति के जरिए एक तरह से वो अपनी वापसी भी कर सकती हैं चुनाव में। पहले भी कहीं गई हुई नहीं थी, ऐसा नहीं था कि कमजोर थी, लेकिन अब उनकी और ज्यादा मजबूत वापसी ममता बनर्जी की हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी काफी मजबूती से बल्लेबाजी कर रही हैं और बहुत मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी को उन्हें चुनाव में हराना। अभी तक भाजपा को ऐसा कोई भी नुक्ता नहीं मिल पाया है जो ममता बनर्जी को कमजोर साबित कर सके। अब इससे क्या होता है, जैसे अमर्त्य सेन को चुनाव आयोग ने समन कर नोटिस भेज दिया, बाद में हालांकि चुनाव आयोग ने नोटिस वापस ले लिया, कहा उनको आने की जरूरत नहीं है, जब चारों तरफ से आलोचना हुई। तो इन सब कारणों से बंगाल का जो अभिजात वर्ग है, जो बंगाल के लेखक हैं, कवि हैं, विद्वान हैं, अर्थशास्त्री हैं, फिल्मकार हैं, संगीतकार हैं, जो बहुत हैं बंगाल में बड़े पैमाने पर, बंगला समाज में उनका बड़ा आदर भी है,
वो सब लोग जो ममता बनर्जी थोड़े अनमने हो रहे थे 15 साल के शासनकाल से, ममता बनर्जी ने बहुत सी विफलताएं भी उनकी हैं शासनकाल में, बहुत कोई ऐसा नहीं कह सकते उन्होंने कोई बहुत चमकदार सरकार चलाई है, उन्होंने बहुत गड़बड़ियां की हैं उनकी सरकार में, भ्रष्टाचार भी बहुत हुआ है। तो उसमें वो लोग सब फिर भाजपा के पक्ष में नहीं आएंगे, फिर से ममता बनर्जी के पक्ष में चले जाएंगे अगर इसी तरह ये लोग करते रहे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने ये कदम उठा के कोई अपना बहुत फायदा नहीं किया है। अच्छा भैया जी, ये बात तो सही की आपने, बड़ा खिलाड़ी कलाकार बहुत रहते हैं। फुटबॉल का आपने देखा था मेसी की दीवानगी क्या थी। इस समय देश के सबसे बड़े सिंगर है अरिजीत, वो वहीं मुर्शिदाबाद में रहते हैं, उनके वीडियो वायरल होते रहते हैं, स्कूटी पे घूम रहे हैं, कहीं मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं। एक एक शो के जो आदमी 5-5, 7-7 करोड़ रुपए लेता है, वो आदमी मुर्शिदाबाद में ऐसे घूमता रहता है। तो अरिजीत वहां पे बंबई में नहीं रहते, वो मुर्शिदाबाद में रहते हैं। तो बंगाल के अपने अलग ही एक खुशबू है बंगाल की, जो बंगाल से अलग नहीं होने देती। ये बात तो ठीक कह रहे कि इनको लोगों को नुकसान होगा, पहुंचेगा। लेकिन मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूँ, क्या अब ये रास्ता भी निकलेगा कि केंद्र और राज्य के बीच टकराव की स्थिति है? क्या केंद्र ये कहेगा कि एक एजेंसी को कोई राज्य इस तरह रोक रहा है? भारत में देखिए ये बातें कही जा रही हैं, आपकी बात सही है, मैं समझ गया आपकी बात, माफ कीजिए बीच में बोल रहा हूँ। भारत में ये केंद्र राज्य के बीच में टकराव कोई नई बात नहीं है। आजादी के बाद इस 50वां बार हो चुका है। 50वां बार केंद्र ने धारा 356 का इस्तेमाल करके राज्य सरकारें भंग की हैं। यानी कितने बार भारतीय, वो कांग्रेस ने की थी, अब भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपालों का फायदा उठाकर तमाम जो विपक्षी सरकारें हैं उनको अस्थिर करने का प्रयास किया है। खुद ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ जब यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति हो गए थे, इनको बाद में उपराष्ट्रपति पद से बड़े अपमानजनक तरीके से हटाया गया, वो राज्यपाल थे जब, तो इतना केंद्र सरकार ने इस्तेमाल किया सरकार के खिलाफ। तो वो केंद्र राज्य का टकराव ये भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत पुरानी घटना है, ये लगातार होती रहती है, नए नए रूप में होती रहती है। तो याद होगा कि एक बार एक बंगाल के बड़े पुलिस अफसर थे, उनको केंद्र सरकार ने हटाने की कोशिश की थी, तो ममता बनर्जी वहां पहुंच गई थी उनके समर्थन में वहां पर, क्योंकि ममता बनर्जी उनके चहेते अफसर थे वो। तब भी बात हुई थी कि बंगाल केंद्र के साथ बड़ा टकराव होगा इस बात का। तो ममता बनर्जी इस तरह केंद्र के से टकराव करने की बड़ी अभ्यस्त हैं। ये सब होता ही रहता है और उनको पता है कि जब वो केंद्र से टकराती हैं तो वो जनता में जीतती हैं। राजनीति भी बढ़िया जीती है। बंगाल का मिजाज भी कुछ इस तरह का है। राजनीति भी क्या मजेदार चीज होती है। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने उनको हैप्पी बर्थडे कहा था, बाकायदा ट्वीट किया था, ममता दीदी जन्मदिन मुबारक, और अब पीछे पीछे ईडी भेज दी। ये बहन के लिए गिफ्ट पता नहीं कौन सा नेता लोग देते हैं। दूसरा, जब बात बहादुरी की चल रही है तो एक और नेता है बहादुर संजय राउत, कई महीने जेल में भेज दिया। सरकार डरे नहीं, तेवर कम नहीं है। उन्होंने एक चैनल के कार्यक्रम में कहा कि हमें चुनाव आयोग दे दो तो हम बीजेपी के 4 टुकड़े कर देंगे। ये जो चुनाव आयोग के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां होती हैं, क्या लगता है कि देश में अब एक माहौल बन रहा है चुनाव आयोग के खिलाफ नुकसान हो जाएगा, इस तरह का माहौल बनता रहा और फिर ज्ञानेश कुमार में वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने बिहार में निकाली थी, वो चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन नहीं था और क्या था? राहुल गांधी ने जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वो चुनाव आयोग के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं थी तो और क्या थी? देश में पहले से ही चुनाव आयोग के खिलाफ एक आंदोलनकारी माहौल है। ऐसा कोई विपक्षी नेता नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई पार्टी ऐसी नहीं है इसने चुनाव आयोग का समर्थन किया हो। यहां तक कि जो एनडीए के घटक दल हैं वो भी चुनाव आयोग के पक्ष में जब बोलते हैं तो काफी संकोच के साथ बोलते हैं। वो भाजपा की तरह जोश से नहीं बोलते हैं, वो खाना पूरी करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो गठजोड़ में है और भाजपा की वजह से सत्ता का सुख भोग रहे हैं। लेकिन इनके अलावा देश का हर राजनीतिक दल चुनाव आयोग के खिलाफ है। चुनाव आयोग के पक्ष में कौन है? कोई भी नहीं। ये भारत का जो चुनाव आयोग है, इससे पहले जो राजीव कुमार का चुनाव आयोग था उसकी भी तकरीबन यही स्थिति थी, लेकिन इसने तो ज्ञानेश कुमार ने तो हद ही तोड़ दी है। हमारे मित्र संदीप चौधरी हैं, वो रोज एबीपी चैनल में बैठकर अपना प्रोग्राम इस डायलॉग के साथ खत्म करते हैं, ज्ञानेश कुमार जी कुछ ज्ञान दीजिए इस पे। उनका पेट डायलॉग है, संदीप का ये पेट डायलॉग है कि ज्ञानेश कुमार के ऊपर। मेरी मुंबई में भी कई लोगों से बात हुई, बाकी में दिल्ली या लखनऊ में एक सवाल करते हैं कि हम देख रहे हैं कि संदीप चौधरी एबीपी पे कब तक बोल पाएंगे। उनका शो इतना हिट है ना, वो इतना बढ़िया बोलते हैं, आप भी वहां पे जुगलबंदी के लिए बढ़िया बैठते हैं। लोग बड़ा हैरान है वो आपको, संदीप चौधरी को देख के कि ये बोल कैसे पा रहे हैं एबीपी पे।
क्योंकि बाकी सब देखिए, जो गोदी जिसको मीडिया। बोलना होता है वो बोलेगा संजय जी, इसको बोलना होता है वो बोलेगा। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, सारे हिंदुस्तान में मैं घूमता हूँ, विदेशों में भी पूछते हैं लोग मुझसे, भारत में भी पूछते हैं कि क्या आपको डर नहीं लगता? हैं? आप सभी लोग पूछते होंगे, मुझे पक्का यकीन है। आप सभी पूछते होंगे कि आपको डर नहीं लगता? तो कहीं मैं सवाल हमेशा होता उनसे यही कहता हूँ जो आप कहते हैं। हम लोगों की मेरे ख्याल से जवाब एक ही सा होता होगा, शब्द अलग-अलग होते होंगे। मैं यही कहता हूँ कि भई मैं अपना काम कर रहा हूँ, जिसको मैं उचित पत्रकारिता समझता हूँ, वो जो मुझे सिखाई है, मेरे पिता ने सिखाई है और मेरे अन्य गुरुओं ने सिखाई है कि पत्रकारिता का काम व्यवस्था से और सरकार से सवाल पूछना है, विपक्ष से सवाल पूछना नहीं है। जब मैं ऐतिहासिक व्याख्या करता हूँ, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, तो मैं विपक्ष को भी अपने लपेटे में लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं कांग्रेस के ऊपर मैंने कभी रहम नहीं किया। कांग्रेस ने जो गड़बड़ियाँ की हैं, चाहे इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुई हों, चाहे राजीव गांधी के नेतृत्व में हुई, मैंने उनके ऊपर कभी रहम नहीं किया। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 साल से सत्ता में है। वो विपक्ष के ऊपर अपनी कमियों का ठीकरा फोड़कर पतली गली से नहीं निकल सकती। हम उससे सवाल पूछेंगे। भारतीय राजनीति में लोकतंत्र के प्रति अपराधियों का कटघरा बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें सबसे आगे जो चेहरा खड़ा हुआ है वो बीजेपी का चेहरा है, वो नरेंद्र मोदी का चेहरा है। हम उस चेहरे के ऊपर अपने सवाल दागते रहेंगे। इसमें हमारा जो नुकसान होगा, जब नुकसान की नौबत आएगी तो देखेंगे, उससे भी लड़ेंगे। जैसे आप लड़ रहे हैं, हमारे ऊपर जब हमला होगा तो हम भी उससे लड़ेंगे, हम लोग मिलकर लड़ेंगे आपके साथ। देखो ठीक है, हम देख ही रहे हैं कि यूट्यूब ने क्या हाल कर दिया, अलग अलग राज्यों में मुकदमे हो रहे हैं बिना कुछ सुने। यूट्यूब से कह रहे थे वीडियो हटा दो, यूट्यूब वीडियो हटा रहा है, रीच खत्म कर दी। अब तो एक बड़ा साधन है जो उसमें भी सरकार ने कब्जा कर लिया, तरह तरह की परेशानियां, जांचें। खैर ये सब तो पता था, अंजाम जब आप सरकार के खिलाफ बोलोगे तो ये होगा। और शायद हम लोग लगातार नंबर 1 पे हैं 2 सालों से, तो और तकलीफ होती है सरकार को, इसलिए इस तरह का ड्रामेबाजी चलती रहती है। लेकिन हम लोग लड़ रहे हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। बड़ा दुख होता है मुझे एक आदमी को देखकर, उसका नाम है अमिताभ ठाकुर। आईजी थे और उन्होंने आईजी रहते हुए जो व्यवस्था पे सवाल उठाने शुरू किए, उनको जबरन बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद भी जो सवाल उठाए उन्होंने, और यूपी के अब जो चीफ सेक्रेटरी है उनकी संपत्तियों का ब्यौरा दिया कि ये A B C D इनके रिश्तेदारों की। आज तक सफाई नहीं दी उन्होंने। लेकिन अमिताभ ठाकुर का 15-20 साल पुराना कोई भूखंड, उसको निकाल के एक FIR कराई और उस व्यक्ति को ट्रेन से उतार दिया गया, फिर जेल में उसको टॉर्चर किया गया। जेल में उनको हार्ट अटैक हो गया, गोरखपुर उसका PGI भेजा गया। उनकी तस्वीरें बड़ा विचलित करती हैं। इस सिस्टम में आवाज उठाने वाले का यही हाल होगा कि वो किसी दिन पुलिस की हिरासत में, जेल में कहीं अपना दम तोड़ देगा, क्योंकि उसने, वो भी अय्याशी के संग रह सकते थे जैसे तमाम IPS अफसर करोड़ों रुपए की संपत्तियां रख के अय्याशी के संग रह रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए की जमीनें खरीद रहे हैं। अयोध्या में जमीनें खरीदी हैं करोड़ों करोड़ रुपए की, उन पर कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन एक व्यक्ति जो ऐसे आवाज उठा रहा है, उसको इस तरह प्रताड़ित करके जेल में, उनकी जो तस्वीरें वो दिल हिला देती हैं। इस देश में अब यही बचा है क्या होने के लिए, अभय जी? देखिए, जो सरकार है इस वक्त देश में, वो आतताई सरकार है। देश में भी आतताई सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी आतताई सरकार है। इस सरकार को लोकतंत्र और मर्यादाओं की, लिहाज की, किसी की सेवाओं के प्रति लिहाज की कोई परवाह नहीं है। इसको केवल एक ही चीज की परवाह है कि इसकी राजनीतिक गोटी लाल हो रही है कि नहीं हो रही है। वो हर कीमत पर चाहती है कि उसकी राजनीतिक गोटी काली ना हो, उसकी राजनीतिक गोटी लाल होती रहे। इसके लिए कितने भी अमिताभ ठाकुर आ जाएं, वो नहीं छोड़ेगी। अमिताभ ठाकुर पड़े हुए हैं, जो सोनम वांगचुक हैं लद्दाख वाले, उनको देखिए 100 दिन पूरे कर चुके हैं जेल में। मेरे ख्याल से आज उनकी पत्नी ने या कल उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली होगी कि भाई ये जो जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है गलत है, 100 दिन से ऊपर हो गए हैं। तो वो अमिताभ ठाकुर का एक आपने उदाहरण दिया, मैंने सोनम वांगचुक का उदाहरण दिया। इस तरह बहुत लोग जेल में पड़े हुए हैं और ऐसी परिस्थितियां बना दी गई हैं कि उन लोगों को जहां से राहत मिलनी चाहिए वहां से राहत मिल नहीं पाती है। भाई अगर पहले ये था कि अगर सरकार गड़बड़ कर रही है तो चुनाव आयोग में शिकायत कर देते थे, चुनाव आयोग भी राहत देता था। सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे, सुप्रीम कोर्ट भी राहत देता था, हाई कोर्ट से ही राहत मिल जाती थी, तो राहतें मिल जाती थी। अब इस सरकार ने क्या किया है कि सरकार ने राहतों के जो राहतों की जो गुंजाइशें थी, उन गुंजाइशों को बंद कर दिया है, ताकि सरकार जब आपके ऊपर हमला करे तो आप किसी भी तरीके से कहीं से आपको राहत ना मिल पाए, आप बच ना पाए। ये इस सरकार ने किया और ये करने से इसका दमन जो है ना वो और ज्यादा क्रूर हो गया है और ज्यादा घातक हो गया है इसका दमन। ठीक बात है। उधर अमेठी के जगदीशपुर से BJP के विधायक हैं सुरेश पासी।
बहुत विवादित विधायक है और बहुत छवि भी खराब है। उसका एक बयान आया है कि वो मस्जिद नहीं जाता, उसे मुसलमानों के वोट ही नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 140 करोड़ के हर व्यक्ति का भारत का विकास, भारत का उत्थान, उनकी पार्टी का विधायक कह रहा है कि हमें मुसलमान चाहिए नहीं। तो फिर एक प्रधानमंत्री को भी कह देना चाहिए कि हमें ये 20-25 करोड़ लोग चाहिए ही नहीं देश में, या खाड़ी देखिए, देश में सुरेश पासी ने तो समुद्र में सुरेश फेंक पासी आए ने लोगों को। सुरेश पासी ने वो बात कह दी है जो बात बिना कहे हुए ही भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी को वास्तव में मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। अगर मुसलमानों के वोट चाहिए होते तो मुसलमानों को वो टिकट, भारत में राजनीति होती कैसी है? भाई आप हमें टिकट दीजिए, हमारी बिरादरी के वोट आपको मिलेंगे, सीधी तो राजनीति होती है। राजनीति करने का फंडा क्या है? हमसे सीटों का तालमेल कीजिए, हमें इतने टिकट दीजिए, तो जिन सीटों में हमें टिकट मिलेंगे वहां तो हम अपने वोट लाएंगे ही, हम जहां हमें टिकट नहीं मिलेंगे वहां भी हम आपके लिए वोट लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है ना हमें मुसलमानों को टिकट देंगे, ना हमें उनके वोट चाहिए। जिसको हमें वोट देने हो दे दे अपनी मर्जी से, वरना भाड़ में चला जाए। भाजपा का सीधा कहना ये है, और उसको भाजपा को इसमें कोई संकोच भी नहीं है। साफ तौर पे भाजपा यही कहती है। इससे बहुत खराब माहौल नहीं बनेगा। सुरेश पासी ने इस बात को कह भर दिया है। आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 80-20 क्या करते रहते हैं? जो 80-20 करते हैं वो क्या करते हैं? उसका तो मतलब यही हुआ ना। हाँ, यही हुआ, बिल्कुल यही। उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान है, उनके खिलाफ सब लोग एकजुट हो जाओ, यही तो कहते हैं वो। कितना खराब है, लेकिन समाज कितना बुरी तरह टूटेगा। मुसलमानों के दिल पे सोचिए कितना दर्द होता होगा कि उनको इतना तरह आतंकित कराया जाता है, डराया जाता है। मुसलमान क्यों, दलित तो पिछड़ों का भी यही हाल है। दलितों का रोज अपमान की कहीं ना कहीं खबर आती है। समाज का जो अभिजात वर्ग है ना, वो पिछड़ा, दलित, मुसलमान, इनको सहने की स्थिति में है नहीं अभी भी। समाज की संरचना इतनी खराब हो चुकी है, और नेताओं ने और कर दी, इस तरह के नेताओं ने और कर दी। उधर ट्रम्प चचा जो हैं वो फिर एक दांव चल दिया, उन्होंने बिल पास कर दिया जिसमें है कि रूस से जिन्होंने तेल खरीदा उन देशों को 500% टैक्स, अभी 50% था, 500%। तो ये मुझे, मैं कह रहा हूँ, जैसे सुबह मैंने कल भी आपसे कहा था, हम लोग सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, अखबार पढ़ते हैं। ट्रम्प उठते हैं तो कोई एक ऐसा काम जरूर करते हैं मोदी जी को मिर्ची लग जाए। कल्पना करिए कि उन्होंने अमेरिका ने वहां पे 500% टैक्स किया, नियम बनाया, और यहाँ पे स्टॉक मार्केट गिर पड़ा। मेरा ही नुकसान हो गया, जितने पैसे थे लगा रखे थे शेयर में, धड़ाम हो गए सारे सारे। पता नहीं कि मेरे पीछे पड़ गए। थोड़ी अच्छी बातें कहते, कम से कम मेरे पैसे ही रिकवर हो जाए। गरीबी में थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके शेयर मार्केट में लगाए थे, वो भी टम चचा के एक बयान से तो गड़बड़ा जाते हैं। लेकिन अगर ये 500% टैक्स लग गया तो भारत पे क्या असर होगा अभय जी? भाई देखिए, पहले से ही 50% टैरिफ से भारत और अमेरिका के बीच का जो वाणिज्य था, उस वाणिज्य का भट्टा पहले ही से बैठा हुआ है। ये 500% टैरिफ लगाने का मतलब ये है कि वो तो एक तरह का अभूतपूर्व शक्तियां राष्ट्रपति को दे दी गई हैं। इसके पीछे ये भी है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जगह जगह टैरिफ लगा रहे हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में वहां बहस भी तो चल रही है ना। एक कोर्ट ने तो उसके खिलाफ फैसला ही दे दिया था, लेकिन ट्रंप को अब ये कहा था इस फैसले के खिलाफ अपील करने का आपका अधिकार है। अमेरिकी सरकार फौरन अदालत में चली गई उसके खिलाफ अपील करने में। तो वो तो कोशिश तो ये है ट्रंप की कि वो जो अधिकार को चुनौती दी गई है, वो चुनौती कैसे कमजोर हो और सुप्रीम कोर्ट में वो मुकदमा जीते हैं। उसलिए भी ये सब किया गया है। जो लिंडसे ग्राहम, जो उनके नजदीकी रिपब्लिकन सेनेटर हैं, जिनके साथ खड़े होकर उन्होंने बयान दिया था कि मोदी को हमें खुश करना होगा, नहीं खुश करेंगे तो हम और टैरिफ लगा देंगे, ये वही लाए थे प्रस्ताव 500% वाला। तो ये तो स्थिति यही है कि मोदी जी और भारत ट्रंप के लिए एक सॉफ्ट टारगेट बन गया है। ट्रंप को जब अपना चेहरा चमकाना होता है, बताना होता है कि वो कितने नक्शेबाज हैं और कितनी इनकी रुतबा सारी दुनिया में है, कितना दबदबा है, तो वो मोदी जी के लिए 2-3 खराब बातें बोल देते हैं। तो उससे भारत की भी प्रतिष्ठा का क्षय होता है। देखिए, ट्रंप पुतिन के लिए नहीं बोल सकते इस तरह, ट्रंप शी जिनपिंग के लिए नहीं इस तरह बोल सकते, ट्रंप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह नहीं बोल सकते, ट्रंप फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए इस तरह नहीं बोल सकते, ट्रंप जर्मनी के चांसलर के लिए इस तरह नहीं बोल सकते, ट्रंप इटली की प्रधानमंत्री के लिए इस तरह नहीं बोल सकते। वो दुनिया में एक ही व्यक्ति के खिलाफ इस तरह बोल सकते हैं, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। एक बड़ी गंदी सी कहावत है, हमारे यहाँ बड़ी प्रचलन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, गरीब की लुगाई सबकी भौजाई।
हमारे प्रधानमंत्री बेचारा ट्रंप ना, जो है हमारे प्रधानमंत्री को, इतने विश्व गुरु को इसी भाव में डील कर रहे हैं कि जब चाहता है, जो चाहता है वो बोल देते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी को कोई जोर कहीं ट्रंप पे चलता नहीं, तो हम जैसे यूट्यूबर पे निकाल रहे हैं, ये जांच, वो जांच, ये चैनल बंद कर दो, वो बंद कर दो, यूट्यूब को लिख दो। हर चैन आ रही है ऊपर से, हर ताकतवर कमजोर को दबा रहा है। हम कमजोर हैं उनके सामने, तो मोदी जी हमें दबा रहे हैं। फिलहाल लड़ते रहेंगे, देखते हैं कब तक लड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना समय दिया, थैंक यू। ये था अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।